जस्ट एस्टरडे मैंने 2 केस एबनॉर्मल स्वेटिंग का केस देखा है। एक ठो पेशेंट ही वाज एक्चुअली 55 ईयर ओल्ड मेल। ही कंप्लेंड ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत पसीना निकल रही है। उसका प्रॉब्लम उतना ही था और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, नहीं फीवर, वेट लॉस, नो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ओनली एक्सेसिव स्वेटिंग, जनरलाइज्ड एक्सेसिव स्वेटिंग। ये नहीं कि ओनली पाम्स एंड सोल्स में या कि ओनली आर्म पिट में, ओनली सर्टेन रीजन्स ऑफ द बॉडी, वो उसको फोकल हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, वो नहीं था, जनरलाइज्ड एक्सेसिव स्वेटिंग। और एक ठो पेशेंट ही वाज यंग मेल लाइक 30 ईयर ओल्ड मेल। ही कंप्लेंड ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग इन पाम्स। पाम्स में स्वेटिंग हो रही है उसको और बहुत सालों से हो रही थी। एंड ही हैड नॉट साउट एनी मेडिकल अटेंशन बट ही जस्ट केम टू माई OPD यस्टरडे। तो ये जब हाइपर हाइड्रोसिस की केस होती है, इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या कॉज हो सकती है हाइपर हाइड्रोसिस की। एक तो आपको होती है कि प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस, जिसमें आपकी कोई कारण नहीं भेटे, यू वर्क अप फॉर ऑल कॉजेज एंड यू डू नॉट फाइंड आउट एनी सेकेंडरी etiology, देन वी कॉल इट प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस। लेकिन एज अ इंटर्निस्ट वी हैव टू वर्क अप द सिस्टमिक कॉज, व्हाट माइट बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइपर हाइड्रोसिस। तो हाइपर हाइड्रोसिस की बहुत सी कारण हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में आपकी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, और आप जानते ही है कि स्वेटिंग इज मॉड्यूलेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो वो फाइबर सब डैमेज हो जाएगी तो इंक्रीज स्वेटिंग, डिक्रीज स्वेटिंग होती है। एक ठो होती है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर में भी आपकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो TFT भी चेक करना पड़ता है। उसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें आपको एपिसोडिक पाल्पिटेशन है कि नहीं, एंजाइटी जैसी सिम्टम है कि नहीं, वो हिस्ट्री लेनी पड़ती है, और हाइपरटेंशन है कि नहीं वो देखना पड़ता है। उसके बाद कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में यू कैन आस्क लाइक डू यू एक्सपीरियंस फ्लशिंग ऑफ योर फेस और डायरिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वैसे सिम्टम है कि नहीं। इसके अलावा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट की टोंग को, फेस को, कोर्स फेशियल फीचर्स है कि नहीं, हैंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एबनॉर्मली कोर्स हैंड्स, बिग हैंड्स वैसे है तो एक्रोमेगैली हो सकती है। और एक ठो होती है एंड्रोपाउज। जब इल्डरली मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती जाती है। एज इल्डरली जब पेशेंट होते जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंड्रोपाउज। जैसे फीमेल में मेनोपाउज होती है, तो मेनोपाउज से भी आपको स्वेटिंग हो सकती है, और एंड्रोपाउज से भी एबनॉर्मल एक्सेसिव स्वेटिंग, नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस जैसे सिम्टम आ सकती है। तो ये तो मैंने कुछ बता दी आपकी मेटाबॉलिक एंड इंडोक्रीन कॉज, डायबिटीज़, थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनाइड, एक्रोमेगैली, एंड्रोपाउज, ये हो गई आपकी मेटाबॉलिक कॉज। उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी स्वेटिंग करा सकती है, जैसे पेशेंट SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रही सकती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट से भी ये स्वेटिंग हो सकती है। उसके अलावा अल्कोहल पेशेंट ले रहा है और अल्कोहल विथड्रॉल किया है, तो अल्कोहल विथड्रॉल में क्या होता है कि आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कुछ दिन के लिए बढ़ जाती है, और उससे आपकी ऐसी सिम्टम आ सकती है। और या कि ये पेशेंट डायबिटिक है, सल्फोनाइड्यूरिया ले रही है, इंसुलिन ले रही है, तो एपिसोडिक हाइपोग्लाइसेमिया में जब चली जाती है तो वैसे सिम्टम्स आती रहती है। उसके अलावा आपकी न्यूरोलॉजिकल कॉज सब होती है, जैसे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। अब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की कॉज बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आई एम थिंकिंग टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप जान लीजिए कि
ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी अब जिस भी कारण से हो, बहुत सी कारण होती है, ड्रग सबसे होती है, केमोथेरापी ड्रग सबसे, एक तो डायबिटीज़ मैंने बोला, और डिफरेंट मेनी इटियोलॉजीज़, राइट, तो वो हो गई। उसके बाद न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ सब है, जैसे पार्किंसनिज्म, जो सिन्यूक्लियोपैथी जो बोलते हैं, जिसमें अल्फा सिन्यूक्लिन नाम की जो प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है न्यूरॉन्स के बीच में, और वो अल्फा सिन्यूक्लिन सब ब्रेन सेल्स को डैमेज करती रहती है, वो सब सेल सब डिजेनरेट करने लगती है, राइट। तो अल्फा सिन्यूक्लिनोपैथी डिजीज़ की बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे एक तो पार्किंसन डिजीज़ हो गई, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो गई, राइट। वो सबसे भी आपकी ऐसी एबनॉर्मल स्वेटिंग, ऑटोनोमिक फेलुअर की सिम्टम्स आ सकती है। उसके बाद स्ट्रोक होती है, जब जैसे स्ट्रोक आपको हाइपोथैलेमस में इफेक्ट की हो, और जो ऑटोनोमिक का मेन सेंटर कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस होता है ना, वहीं से पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक का मॉड्यूलेट करता है, तो वहीं पर स्ट्रोक हो उसी नर्व फाइबर में, तो उससे भी ये सिम्टम आ सकती है। और उसके अलावा आपकी इन्फेक्शन सब, जैसे टीबी, एचआईवी, इंडोकार्डाइटिस, ब्रुसेला, इस सब, चगास डिजीज़, इस सब से भी आपकी एबनॉर्मल स्वेटिंग हो सकती है। तो हमारे पेशेंट में वैसे फीवर, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे कोई सिम्टम नहीं थी, वेटलेस नहीं थी, इंडोकार्डाइटिस की फीचर्स सब नहीं थी। वो इंडोकार्डाइटिस में बहुत हाई फीवर होता है, एंटीबायोटिक सबसे काम नहीं करता है, आप 3-4 दिन एंटीबायोटिक भी खाएंगे तो कहाँ रिजॉल्व नहीं होता है। इसलिए एटलीस्ट इफ़ फीवर रिजॉल्व्स, if you take antibiotic and fever resolves within 3 to 4 days, it is not endocarditis। क्योंकि वो इंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, वो वेजिटेशन बना लेता है, उसके भीतर बैक्टीरिया छुपी रहती है, और एंटीबायोटिक खाएंगे भी तो उसके भीतर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए IV देनी पड़ती है, और वो लंबी समय तक देनी पड़ती है ताकि वो पेनिट्रेट हो, लंबी समय हाई कंसनट्रेशन मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। तो वो डिफरेंट टॉपिक है, आई डिरेंज्ड फ्रॉम द मेन टॉपिक, सॉरी फॉर डैट। और ये सब कुछ कॉज हो गई, तो हमारे पेशेंट में वो सब वैसी नहीं थी। तो थायराइड का भी वर्कअप किया मैंने, ग्लूकोज नॉर्मल थी, फियोक्रोमोसाइटोमा कार्सिनोइड की जैसी फीचर नहीं थी, एक्रोमेगाली की जैसी फीचर नहीं थी। तो हमारा मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हुआ, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से, और उसके बाद हमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वर्कअप करनी पड़ेगी, आई मीन एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की टेस्ट बहुत सी टेस्ट है, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चेक करते हैं, डीप ब्रीथिंग में कितनी फ्लक्चुएट हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। उसके बाद टिल्ट टेबल टेस्ट करते हैं, टिल्ट टेबल टेस्ट में एबनॉर्मल फॉल इन ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन हार्ट रेट वैसे फीचर है कि नहीं। उसके बाद एक तो स्वीट टेस्ट में जो है सो स्वीट टेस्ट करते हैं, एसिटाइल कोलिन की जेल लगा देते हैं कुछ जगह पर और करंट देते हैं, राइट। तो करंट देते हैं, तो क्यों करंट देते हैं, ताकि वो एसिटाइल कोलिन की जेल भीतर तक, स्किन के भीतर तक, स्वेट ग्लैंड तक पहुंच जाए। तो एसिटाइल कोलिन स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करके स्वेट प्रोड्यूस करती है ना, तो उसमें प्रोड्यूस कितनी मात्रा में हुई, एक्सेसिव है कि नहीं हो रही है। कभी कभी क्या होती है कि कुछ भाग में आपकी स्वेटिंग नहीं हो रही हो तो कंपनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस होती है। जैसे मान लीजिए मेरे इस भाग में स्वेटिंग की नहीं हो रही हो तो क्या होती है कि इस भाग से एबनॉर्मली एक्सेसिव स्वेटिंग होती रहती है, तो उसको कंपनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, राइट। तो पेशेंट तो बोलेगा कि हाइपरहाइड्रोसिस है, अब एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, लेकिन इस भाग में उसकी एब्सेंट स्वेटिंग है, इसके कारण से इधर से ज़्यादा हो रही है, कंपनसेट करने के लिए, राइट। शरीर का जो इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई। इधर से स्वेटिंग नहीं हो रही है तो ये तो टेम्परेचर डिसिपेट नहीं कर पा रही है, हॉट हीट को भीतर से डिसिपेट नहीं कर पा रही है, तो इधर से ज़्यादा स्वेट करेगी, तो भीतर का जो टेम्परेचर है, हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहेगी इसको, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि कंपनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस।